सुसाइड बॉम्बिंग का ऑर्डर दिया था। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। भारत पर हमले की कसम खाने वाले ये आईएसआईएस के 4 आतंकी हैं। भारत के जमीन पर कदम रखने से पहले आईएसआईएस के चारों आतंकियों ने कसम खाई थी कि वो भारत में आत्मघाती हमले करेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये चारों आतंकी एटीएस के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद पूछताछ में इनकी कुंडली खुली तो कई चौंकाने वाले पर्दाफाश हुए। क्या भारत में 26/11 की तरह हमले की साजिश रची जा रही थी? छठे चरण में 8 राज्यों में हो रहे चुनाव से पहले क्या कई शहरों में फिदायीन हमले की बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या दिल्ली से अहमदाबाद तक आतंकियों ने हमले का टारगेट सेट कर लिया था? पूछताछ में आतंकियों ने बताया इनके ग्रुप में 2 नुसरत और नफरान 38 बार भारत आ चुके हैं। दोनों ने भारत में कई शहरों में जाकर रेकी की और टारगेट तय किए। पाकिस्तान में रहने वाला आईएसआईएस आतंकी अबू इनका हैंडलर था। चारों आतंकियों ने अबू को अपना आमिर यानी गुरु मान लिया था और कसम भी खाई थी। अबू ने ही आतंकियों को सुसाइड बॉम्बिंग के आदेश दिए थे। फिदायीन हमले की ट्रेनिंग इसी साल फरवरी में शुरू हुई। पाकिस्तान से अबू ने उन्हें अहमदाबाद में हथियारों को इकट्ठा करने के बाद हमले को अंजाम देने के लिए सटीक जगह और समय बताने वाला था। ये 4 व्यक्तियों मूળ શ્રીલંકાના વતની છે, શ્રીલંકાના રહેવાસી છે અને આતંકવાદી પ્રતિબંધિત સંસ્થા ઇસ્લામિક સ્ટેટના સક્રિય સભ્યો છે અને એ 4 લોકો સંપૂર્ણપણે આઈસિસની જે આઈડિયોલોજી છે એ આઈડિયોલોજીમાં રેડિકલાઇઝ થઈ ગયા છે। जिस तरह से आतंकियों को फिदायीन हमले के लिए तैयार किया गया और कई शहरों पर अटैक के टारगेट दिए गए, उससे शक जताया जा रहा है कि आईएसआईएस ने 26/11 हमले की तरह ही आतंकियों को तैयार किया और उन्हें अजमल कसाब की तरह ट्रेनिंग दी गई थी। अजमल कसाब को भी हमले से पहले आतंकी मसूद अजहर ने फिदायीन की कसम खिलाई थी। हो सकता है ये जो टेररिस्ट अटैक है वो 26/11 के मुकाबले का टेररिस्ट अटैक हो सकता है। वो टारगेट कहीं भी हो सकता है, दिल्ली हो सकता था, अहमदाबाद हो सकता था, मुंबई हो सकता था, या ऐसी जगह हो सकता था जहां लोगों का अटेंशन रहो, जहां नेशन का अटेंशन रहो। तो तमाम तरीके के टारगेट हैं, ये फिदायीन थे। ये देखिए सुसाइडल अटैक करने में इनकी महारत हासिल थी। जिस तरह से ये पूरी साजिश रची गई और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने श्रीलंका से फिदायीन तैयार किए, उसके बाद ये आशंका है कि पाकिस्तान ने अब आईएसआईएस की मदद से श्रीलंका में आतंकियों का लॉन्च पैड तैयार कर लिया है। अब तक भारत में घुसपैठ के लिए आतंकी नेपाल या पीओके के रूट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनका आतंकी रूट श्रीलंका हो चुका है। हर बार देखिए पाकिस्तान एक नए रूट का इजाफा करता है। अब हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे अगर हम आगे आने वाले दिनों में देखें कि हो सकता है म्यांमार के थ्रू, हो सकता है सी रूट के थ्रू, हो सकता है मालदीव से वो लक्षद्वीप आए और लक्षद्वीप से फिर हिंदुस्तान आए, या ऐसी जगह आए अंडमान निकोबार आए और फिर वहां से बाई एयर कलकत्ता या चेन्नई आए। तो तमाम रास्ते जो हैं जहां से भी हिंदुस्तान आया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट मीन्स द्वारा या इनडायरेक्ट मीन्स द्वारा, इन सारे रूट का इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करता है। इन आतंकियों के मोबाइल फोन से इनक्रिप्टेड चैट भी बरामद की गई। आतंकियों ने कई शहरों की रेकी की और कौन से शहर इनके टारगेट पर थे, जल्द ही इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोगों के जख्मी होने का दावा है। धमाके के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच धमाके को लेकर के सियासी बाजार गर्मा गया है। देखिए रिपोर्ट।
आसमान को छूती ये आग की लपटें। काले धुएं के गुबार से ढकता नीला आसमान, चीख और सिसकियों से सहमते मकान, मदद के लिए चीखते 60 से ज्यादा मजदूर। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे के डोंबिवली की हैं, जहां दिन का शोर बॉयलर के ब्लास्ट के बाद चीख और सिसकियों में बदल गया। MIDC इलाके में बनी एक केमिकल फैक्ट्री में जिस वक्त मजदूर अपने काम के अगले चरण में आगे बढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त एक तेज आवाज गूंजती है, जिसे 2 से 3 किलोमीटर दूर बैठे लोगों ने भी सुना। धमाका इतना तेज था कि इसकी धमक से कोसों दूर जमीन थर्रा उठी। आसपास की बिल्डिंगों के शीशे चकनाचूर हो गए थे, दुकानों के दरवाजे खनक उठे थे और धुएं से लिपटे आसमान को कई किलोमीटर दूर से देखा गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि इसमें अब तक 7 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 57 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जगह वहाँ का जायजा ले रहे, कितने क्रिटिकल है कि 1-2 क्रिटिकल लग रहे हैं, बाकी जो भी कुछ ट्रीटमेंट करना है, दवाई उपचार उनका जो भी कुछ सजेशन है, बाकी लोग उनको दवाई उपचार किया जा रहा है। यहाँ पे भी हमारी पूरी एम्बुलेंस की टीम, एम्बुलेंस के डॉक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट थाना डिस्ट्रिक्ट के जितने एम्बुलेंस जो रायगढ़ से उधर पालघर से भी एम्बुलेंस मंगा सके, ताकि कोई भी पेशेंट जो जीवित है, जिनको इंजरी है, उनको बचाया जाए, उनको ट्रीटमेंट किया जाए और उनको तुरंत अस्पताल पहुंचा जाए और हम लोग ये सब मॉनिटर करें। ब्लास्ट की खबर फैक्ट्री में लगी आग की तरह फैली। आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ लोगों को तो फैक्ट्री से मौके पर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोगों तक जब तक टीम पहुंची वो दम तोड़ चुके थे। अब सिर्फ पूरी फैक्ट्री में चीखें और दर्द से कराहती आवाज गूंज रही थी। ब्लास्ट हुआ, मैं यहीं था, नजदीक में था, तो ब्लास्ट का आवाज आया, मैं बाहर रख के देखा तो धुआं दिखा, तो हम लोग खुद निकले वहाँ से, भाई ये साइड किधर तो कुछ क्वाल है। फिर थोड़ी देर में क्वाल आना शुरू हो गया, तब तक हम पहुँच गए थे इधर। लेकिन ब्लास्ट का दायरा बहुत बड़ा था, 500 मीटर तक सामान गिरा था, जैसे लोखंड है, गाड़ी का कांच टूटा था। KDMC का 10 गाड़ी है अभी इधर, और ये पानी का टैंकर KDMC ने प्रोवाइड किया है, और बाहर उल्लासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी, नवी मुंबई, सिडको, ठाणा, यहाँ से भी गाड़ी है। डोंबिवली आग की घटना पर CM एकनाथ शिंदे ने दुख जाहिर किया। CM एकनाथ शिंदे ने घटना की जांच के आदेश दिए, साथ ही घायलों के बेहतर से बेहतर इलाज करवाने का दावा भी किया। उधर डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने भी मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ की। हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को, और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनका इलाज अस्पताल में सरकारी शासन करेगी। और यहाँ पर जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो यूनिट है, उनको भी यहाँ से शिफ्ट करने का निर्णय सरकार ने। और करीब 48 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आग को काबू में लाने के लिए NDRF, SDRF और TDRF तीनों एजेंसीज की टीम वहां पर काम कर रही है। और ये आग, चूंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आग और न फैले, इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। एक बॉयलर के एक्सप्लोड होने के कारण ये आग लगी हुई है। इसकी पूरी जांच भी की जाएगी और इसके ऊपर जो आगे कार्रवाई है वो की जाएगी। आसपास के लोगों की माने तो फैक्ट्री में हुए धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। ब्लास्ट के चलते आसपास की 6 से 7 दूसरी फैक्ट्रियों में भी नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री के पास बने घरों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। मैं जहाँ पे था, यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर था, मेरी पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। तो मैंने जैसे ही मुझे कुछ ये समझ में आए, वैसे ही मैंने मेरी टीम को अलर्ट किया। मुझे पता चला कि मेरे बेटे के थ्रू कि यहाँ पे MIDC में कोई ब्लास्ट हुआ है, तो मैंने तुरंत यहाँ के जो डिविजनल वार्डन है उनसे कांटेक्ट किया। 5 से 6 कंपनियाँ ये यहाँ पे जिनका 100% लॉस हो गया है, और बाकी की आजू बाजू की कंपनियाँ हैं जिनको इफेक्ट हुआ है। रोड के उस साइड में भी बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जिनका पूरा के पूरा छत जो है वो पूरी की पूरी ढह गई है। 5 किलोमीटर तक का जो ये एरिया में जो भी वाइब्रेशन हुआ है, उस अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर तक का एरियाज में ये वाइब्रेशन हुआ है। सरकार ने दावा किया है कि ऐसी खतरनाक कंपनियां जो लाल श्रेणी में आती हैं, उन्हें जल्द ही आवासीय इलाकों से दूर किया जाएगा। मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी तैयार की जा रही है। दावा है कि घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं,
सरकार ने मृतकों के परिजनों को फौरी तौर पर 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उधर आग की लपटों पर अभी पानी के छींटे नहीं पड़ पाए थे। घायलों को मुकम्मल इलाज भी नहीं मिल पाया था। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी कि इधर सियासी रोटियां सिकनी भी शुरू हो गई। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने घटना को लेकर सरकार को घेरा। आज मुंबई और मुंबई से सटे हुए जो MIDCs हैं, जहां पर बहुत संख्या में लोग काम करते हैं, अगर वहां फायर फाइटिंग की व्यवस्था अच्छे से नहीं होगी, वहां पे जांच पड़ताल नहीं होगी, तो ऐसे आग लगती रहेगी, हमारे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। ये सरकारें क्यों बनती हैं? सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए अधिकारी ये सुध कब लेंगे कि यह बहुत बड़ी अप्रिय घटना रोकी जा सकती थी अगर समय पर इसकी जांच पड़ताल की जाती। अब जब लोग मर जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, तब सारी बैठकों के करके क्या फायदा होता है? घटना के बाद सांसद श्रीकांत शिंदे भी ठाणे के लिए रवाना हुए। अधिकारियों और डॉक्टरों से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल हालात काबू में हैं। घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के ठाणे में रसायन फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जो घटना हुई, उसमें अनेक लोगों की मृत्यु के समाचार दुखद है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। ब्लास्ट के पीछे की असली वजह क्या है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने ईरान के पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। रूस ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत पर शक जताते हुए पहले चरण का परमाणु जंग अभ्यास शुरू कर दिया है। इसे सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिम देशों को धमकी के रूप में देखा जा रहा है। इधर ईरान के मशहद शहर में करीब 30 लाख लोग और 68 देशों के नेता रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जानकारों का यह दावा है कि रईसी की विदाई होने के बाद अब रूस ईरान के दुश्मनों पर सीधा हमला जरूर करेगा। देखिए रिपोर्ट। За победу! Ура! रईसी का बदला, पुतिन का परमाणु युद्ध। जिस वक्त पूरा ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के गम में डूबा हुआ था, उस वक्त पुतिन सबसे बड़ी परमाणु ड्रिल या कहीं परमाणु युद्ध की तैयारी के आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे। जिस वक्त ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को कब्र में दफन किया जा रहा था, उस वक्त रूस की किंजल मिसाइल से एक साथ कई परमाणु हमले की प्रैक्टिस की जा रही थी। यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ खबरों में इशारा किया गया है कि हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राष्ट्रपति रईसी की मौत से राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में हैं। कुछ जानकारों का तो यहां तक मानना है कि रईसी की मौत का बदला रूस लेने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए 72 मिनट में 300 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में मारे जाएंगे। अगर पुतिन ने रईसी की मौत का बदला एटमी हथियारों से लिया तो पूरी दुनिया में 5000 परमाणु धमाके होंगे, जो कई देशों का नहीं बल्कि पृथ्वी का ही हुलिया बिगाड़ देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या रूस और ईरान अपने दुश्मनों पर एटमी हमला करेंगे? इस सवाल का जवाब है मिडिल ईस्ट में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें कुछ भी संभव है, क्योंकि रूस और ईरान को शक है कि रईसी हादसे में नहीं मारे गए हैं, बल्कि उनकी हत्या की गई है। यही वजह है कि महज 24 घंटे के अंदर रूस ने अपनी परमाणु वॉच को जमीन पर उतार दिया है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रईसी की मौत का बदला मॉस्को और तेहरान कैसे ले सकते हैं। अपुष्ट खबरों में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेहरान और मॉस्को से अमेरिका और इजराइल पर बड़े परमाणु हमले हो सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मैदान में उतार दिया है।
रूस की कोशिश है कि किसी तरह से पूरे अरब से इजराइल और अमेरिका के दबदबे को खत्म कर दिया जाए। ईरान वैसे भी परमाणु बम की क्षमता हासिल कर चुका है। ऐसे हालात में रूस और ईरान मिलकर अमेरिका और इजराइल पर परमाणु हमला कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस के जंगी जहाज परमाणु मिसाइलों और बमों से अमेरिका और इजराइल को तबाह कर देंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस रईसी की मौत का बदला लेकर पूरे अरब वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन रईसी की मौत पर अपने इरादे जता चुके हैं। Уверенный в себе, прежде всего, человек, который руководствовался национальными интересами, но, конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. अब आप ये भी जान लीजिए कि परमाणु हमला करने वाली रूसी एरोस्पेस फोर्सेस इस वक्त क्या कर रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परमाणु तैयारियों से जुड़ा एक हैरान करने वाला वीडियो 18 घंटे पहले डाला है। इस वीडियो में रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की लड़ाकू इकाइयों के कर्मी किंझल हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ दिख रहे हैं। रूस की तरफ से यह दावा किया गया है कि विशेष हथियारों के साथ रूस के लड़ाकू विमान और मिसाइलें जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रूस की तरफ से केवल इतना ही बताया गया है कि दक्षिणी सैन्य जिले में तैनात सेना एटमी हथियारों के साथ मौजूद है, जिनके पास इस्कंदर मिसाइल, किंझल जैसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं। खबर के मुताबिक रूसी सेना ने दक्षिणी सैन्य जिले में उच्च जोखिम वाले गैर रणनीतिक परमाणु हथियार से पहले चरण का अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके अलावा वायु रक्षा प्रणालियों के लिए किंझल मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस कर दिया गया है। С своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. इधर ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर की हॉटलाइन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है। इस बातचीत के बाद रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि ईरान अरब में यूएस खेमे के 7 देशों को एक साथ टारगेट बना सकता है। रूस और ईरान के इस जॉइंट ऑपरेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत के बाद ईरान शोक में डूबा है। ऐसे हालात में अगर रूस परमाणु जंग करता है तो पृथ्वी पर मानव इतिहास का सबसे बड़ा विनाश होगा, क्योंकि रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने महीना भर पहले ही बता दिया है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। कुल मिलाकर राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद जो हालात तेजी से पूरी दुनिया में बदल रहे हैं वो बेहद डरावने और खौफनाक लग रहे हैं। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने एक बार फिर से ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। आपको बता दें कि वॉर एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि इस बार चीन ने ताइवान पर पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए सेना, वायुसेना, नेवी और रॉकेट फोर्स को उतार करके साफ कर दिया है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ खूनी जंग शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। घिर गया ताइवान, ऑपरेशन फोर्स से चीन का हमला।
ताइवान के बेहद नजदीक चीन की ये फौजी घेराबंदी साबित करती है कि ताइवान पर चीन किसी भी वक्त हमला करके कब्जा कर सकता है। चीन ने महज 24 घंटे के अंदर ताइवान के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करके एक तरह से युद्ध की शुरुआत कर दी है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीन ने ताइवान की चारों तरफ से घेर लिया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त ताइवान की चारों तरफ चीनी सेना कहां-कहां घेराबंदी कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 24 घंटे के अंदर ताइवान के खिलाफ अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को तैनात कर दिया है। खबर के मुताबिक चीन ने अपने सबसे बेहतरीन हथियारों को ताइवान के खिलाफ उतारा है। हैरानी की बात तो ये है कि चीन का ये फौजी पैंतरा ताइवान के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान स्ट्रेट, उत्तर दक्षिण ताइवान और पूर्वी ताइवान को चारों तरफ से घेरा है। चीन ने वायुसेना, नौसेना और रॉकेट फोर्स से पूरी क्षमता के साथ ताइवान के खिलाफ तैयार कर लिया है। चीन ने अपनी सैन्य ड्रिल को पनिशमेंट ड्रिल नाम दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि 3 दिन पहले ही ताइवान में नए राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते ने शपथ ली, जिन्हें चीन का कट्टर विरोध। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप